बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 18 मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरा ख्याल है हमारे दरमियान मुज़ाकरात तसल्ली बख्श तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा आइंदा मुलाकात कब और कहाँ होगी तुम्हें सोचने के लिए एक माह की मोहलत काफ़ी होगी। फैसला कुन लहजे में वो बोला। उसके बाद हम खुद तुम्हें बुला लेंगे जहाँ मुनासिब समझेंगे। एक दो बातें मेरे लिए वज़ाहत तलब हैं। मैंने कहा एक ये कि कारोबार से बाइज़्ज़त तौर पर अलहदा होने की ये पेशकश मेरे वालिद को क्यों नहीं की गई थी। अगर वो 5 लाख लेकर मेरे पास लंदन आ जाते तो क्या था। मुझे नहीं मालूम मीर शराफत अली से उनकी क्या बात हुई थी, दिलावर ने कहा, और हकीकत यह है कि मेरा उनसे कभी बराह रास्त ताल्लुक ही नहीं रहा। मुमकिन है इस पेशकश को वो मुस्तरद कर चुके हों और खतरे का बायस बन गए हों। मैंने कहा चुनाचे मीर शराफत अली ने उन्हें कत्ल करा दिया ताकि बात मुझसे की जा सके। मैंने कहा ना कि मीर शराफत अली और वजीर खान के मामला से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। वैयारी से काम लेते हुए बोला, अगर उसने कत्ल कराया होगा तो मालूम हो जाएगा। तुमने उस पर ब्लैक मेलिंग का इल्ज़ाम भी आयद किया है। दिलावर तुम ऐसे अनजान भर रहे हो जैसे मीर शराफत अली की असलियत को बिल्कुल नहीं समझते। मैंने कहा जब तुम्हारे और उसके दरमियान इतना करीबी कारोबारी ताल्लुक था तो क्या ये सब बातें तुमसे पोशीदा थी। हमारा मीर वजीर एंड कंपनी के असल कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं था, और चूंकि वजीर खान भी गैर मुतल्लक रहा इसलिए मुझे ये सब वाकई मालूम नहीं। दिलावर ने कहा मीर शराफत अली जिंदा होता तो बता सकता था, वो हमारा एक बिजनेस पार्टनर था। क्या तुम बता सकते हो कि उसे कत्ल करने वाला मेरे अलावा कौन हो सकता है। मैंने अचानक कहा। साये ने फिर इनकार में गर्दन हिलाई। मेरी मालूमात अखबार की हद तक है और अखबार से पता चलता है कि कत्ल तुमने किया है। क्या कारोबारी रकाबत में कत्ल नामुमकिन है। मैंने गुस्से को जब्त करते हुए कहा, इस बात का क्या सबूत है कि उसे खुद तुमने कत्ल नहीं किया। सबूत तो कोई नहीं, वो सुकून से बोला, ना मेरे पास ना तुम्हारे पास। लेकिन यहाँ तुम्हारे सामने मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। ना मैं तुमसे डरता हूँ, ना मुझे ये अंदेशा है कि मेरे इतराफे जुर्म का कोई गवाह पैदा हो जाएगा। इसलिए मैं ये बताने में कोई खर्च नहीं समझता कि मीर शराफत अली को ना मैंने कत्ल किया है ना कत्ल कराया है। उससे अबे कोई शिकायत या परखाश नहीं थी, कोई खतरा लाहक नहीं था। अगर वो जिंदा होता तो खुद मुझसे बात करता। मैंने कहा जाहिर है मेरा तो तुमसे कभी वास्ता नहीं रहा। दिलावर ने फिर कुर्सी पर पहलू बदला। मैं मूंझकर रह गया। मुझे उसके झूठ ने नहीं उसके एतमाद ने हैरान किया। जितने एतमाद से उसने झूठ बोला था उतने यकीन के साथ मैं सच भी नहीं बोल सकता था। मीर शराफत अली के लिए मेरी आमद कती गैर मुतवक्को थी। वो मुझे अचानक अपने सामने देखकर हक्का बक्का रह गया था। अगर वो मुझे बुलवाने में शामिल होता और उसे मुझसे यही बात करना होती जो दिलावर ने की तो उसके लिए तैयार मिलता। अब मेरे लिए यकीन मुश्किल था कि दिलावर की बात में झूठ क्या है और सच क्या। उसने सब झूठ बोला था। वह यकीनन जानता था कि वजीर खान क्यों मारा गया था। उसे इल्म था कि कातिल कौन है। उसे यह भी मालूम होगा कि मीर शराफत अली को कत्ल किसने किया और क्यों। मगर वो बहुत शातिर आदमी था और अपनी जबान से निकलने वाले हर लफ्ज पर इतना ही गौर करता था जितना शतरंज का खिलाड़ी किसी चाल पर करता है। उसका खेल दिफाई नोयत का और मोहतात था और वो कारोबारी बात के अलावा कोई बात करना ही नहीं चाहता था। सब कुछ जानते हुए भी कुछ बताने से गुरेज कर रहा था। वो बहुत खतरनाक दुश्मन था। गोया मीर शराफत अली का कत्ल तुम्हारे लिए भी गैर मुतवक्को था। मैंने कहा मैं भी तुम्हारे सामने बेखौफी से एक बात कह सकता हूँ, मैंने मीर शराफत अली को कत्ल नहीं किया। क्या तुम बता सकते हो कि यह हरकत किसकी हो सकती है। तुम्हें उसके दोस्तों का और दुश्मनों का इल्म तो होगा। कारोबार में उसकी रकाबत किससे थी, उसका हरीफ कौन था। क्या कभी उसके कारोबार से किसी के मफादात मजरूह हुए थे, किसी के दिल में उसके खिलाफ रंजिश थी। मेरा ख्याल है मीर शराफत अली का कत्ल जाती दुश्मनी का नतीजा था और उसके असबाब निजी हैं। वो सोच कर बोला, मुझे उसके निजी मामलात की ज्यादा खबर नहीं थी। कारोबार में ना उसकी किसी से रंजिश थी और ना दुश्मनी। हरीफ तो सभी होते हैं और दुनिया में किसी कारोबार पर एक ही फर्द की अजारादारी नहीं है, मगर वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। दिलावर से सच उगलवाना भी उतना मुश्किल था जितना उसके मुंह पर उसे झूठा कहना। तुमने भी कहा था कि मैंने तुम्हारी तजावीज से इत्तफाक किया तो मुझे एक फायदा होगा कि मेरे खिलाफ मुकदमात खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा यह कैसे मुमकिन है जबकि तुम ना असल कातिल से वाकिफ हो ना कत्ल के असबाब से। मैं तुम्हें फिर मशवरा दूंगा कि आम खाने से गर्द रखो, पेड़ मत गिनो। वो बोला, जरूरी नहीं कि मैं अपने कोलो फेल की वजाहत भी करूं, हर बात का जवाब भी फराहम करूं और तुम्हें मुतमईन करना लाजमी समझूं। अब तुम जा सकते हो। इस गुफ्तगू का हवाला कहीं नहीं दोगे तो फायदे में रहोगे, वरना तुम देख चुके हो कि मेरी रसाई हर जगह है। मेरे हाथ इतने लंबे हैं कि तुम्हें लंदन से खींच लाए तो मुझे बच के कहीं नहीं जा सकते, और कुर्रे अर्ज पर तुम्हें चौधरी दिलावर के उताब से कहीं पनाह नहीं मिल सकती। 1 महीना बहुत होता है। तुम आज की बात के हर लफ्ज पर अच्छी तरह गौर कर सकते हो और मुझे उम्मीद है तुम्हारा अफजा अच्छा है, इसलिए तुम कोई लफ्ज बोलोगे नहीं। वो एकदम पलटा, फिर पीछे वाली रोशनी गुल हो गई और स्क्रीन पर से उसका साया भी मिट गया। वो अंधेरे ही में कहीं गुम हो गया और मेरे सामने वो मुद्री वाला खड़ा रह गया। मेरे पीछे अलादीन के चिराग का जिन था और वो शख्स जो मुझे इंजेक्शन लगा के लाया था। खड़े मुंह क्या देख रहे हो, मैंने डांट कर कहा।
सुना नहीं? चौधरी साहब का हुक्म, हमें उसी तदक को एहतशाम के साथ वापस अपनी क़यामगाह पर पहुंचा दिया जाए। फिर मैंने इत्मीनान से सिगरेट निकाली और जलाने के बाद दिया सलाई को फूंक मारकर बुझाते ही टाइगर के पेट में लगा दिया। वो बिलबिलाया और अपने अजीमुशान पेट को यूं मलने लगा जैसे उसकी इमला को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। मैंने क्या मारा, अभी ये गुब्बारा फट जाता, खैर फिर कभी सही। मुंदरी वाले ने आगे बढ़कर मेरे लबों से सिगरेट निकाल ली और फर्श पर डालकर मसल दी। बड़े बद इखलाक लोग हो तुम, ना चाय को पूछा अब सिगरेट भी छीन ली। चलो, उसे मुझे गाली के साथ धक्का दिया। ये ना हो मैं तुम्हारी जबान हमेशा के लिए खामोश कर दूं, चौधरी दिलावर के कुत्ते। मैंने चलते हुए कहा, तू सिर्फ भौंक सकता है, मुझे काट नहीं सकता। टाइगर तो तेरा नाम होना चाहिए, ये दूसरा तो गैंडा है और वो कंपाउंडर साहब उसकी शक्ल बनमाने से मिलती है। मुंदरी वाले ने पीछे से मेरे एक जबरदस्त लात रसीद कर दी। अफसोस ये है, मैंने रुककर और घूम कर कहा कि मैं लड़ने भिड़ने के मूड में नहीं हूँ, वरना चौधरी दिलावर को रेफरी बनाता और तुम तीनों कुत्तों को एक साथ लड़ने की दावत देता। वैसे तुम मेरे हाथों पिटना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, कहाँ पिटोगे, यहाँ या बाहर? मुंदरी वाले ने तीसरी बार हमला किया तो मैं बिल्कुल तैयार था। पलक झपकने में वो कालीन पर चित पड़ा था। चलो उठ जाओ, शाबाश, मैंने कहा और दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। मेरे लिए डरने की कोई बात नहीं रही थी। जब तक मैं उनकी जान के लिए खतरा ना बनता, वो मेरी जान नहीं ले सकते थे। खिलाफ को वापसी पर मेरा सफर लिबास कुदरत में नहीं हुआ। मेरी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी गई, लेकिन मेरे हाथ बांधे गए और मुंह में कपड़ा भी ठोंसा गया। मैंने कतई मुजाहमत नहीं की। फिर न जाने कहां से एक टैक्सी नमूदार हुई और मैं उसकी पिछली सीट पर बनमानस टाइप कंपाउंडर और मुंदरी वाले के साथ तशरीफ रखने पर मजबूर कर दिया गया। मैंने हेडलाइट्स की रोशनी में गौर से कोठी के महल्ले वकू को देखा और फौरी तौर पर मुझे ख्याल आया कि ये लोग मुझे जानते बूझे चौधरी दिलावर की कोठी का रास्ता देखने का मौका क्यों फराहम कर रहे हैं। वो मुझे बेलिबास ना से ही आंखों पर पट्टी बांध के तो ला सकते थे। जवाब फौरन मेरी समझ में आ गया। ये कोठी चौधरी दिलावर की हरगिज ना थी, शायद उनमें से किसी की भी ना थी। उन्होंने किसी भी खाली कोठी पर कब्जा कर लिया था, जिसके मकीन कराची या मरी या बैरून मुल्क कहीं भी हो सकते थे। अगर कोई चौकीदार होगा तो सुबह बंदा पड़ा मिलेगा, लेकिन मैं किसी को साथ लेकर आया तो असल मुजरिम कहीं ना होंगे। मैं खुद मुजरिम बन जाऊंगा। हाथों पैरों का बांधना जरूरी था ताकि मेरा मैं उनके लिए मसला ना बनूं, और मेरा मुंह बंद रखना भी जरूरी था ताकि मैं शोर ना मचा सकूं। मगर मेरी आंखें बंद रखना जरूरी नहीं समझा गया था। उनके लिए मुझे होटल से निकाल के लाना मुश्किल काम था, यहाँ से वापस होटल भेजना मुश्किल काम ना था। टैक्सी जिस रास्ते से भी गुजरी वो मेरे ज़हन में रहा, मगर अब उसकी कोई अहमियत नहीं रही थी। मुल्तान रोड की इस कोठी में मुझे लौट कर नहीं आना था। टैक्सी शमला पहाड़ी की तरफ से गुजरी तो रेडियो पाकिस्तान की इमारत से जरा आगे एक वीरान जगह पर रुक गई। मुंदरी वाला बाहर निकला, उसने मुझे बाहर घसीट कर सड़क के किनारे डाल दिया। फिर वो टैक्सी में बैठा और टैक्सी हवा हो गई। मैंने सर उठा के उसका नंबर देखने की कोशिश की, लेकिन टैक्सी की लाइट्स ऑफ थी। मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई ना दिया। रात के 2 बज रहे थे और सड़क बिल्कुल सुनसान थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि चंद मिनट में कोई ना कोई इधर से जरूर गुजरेगा। मैंने खुद को घसीट कर फुटपाथ पर डालने की बजाय सड़क पर ही पड़े रहने का फैसला किया। मैं किनारे पर था और इस बात का इम्कान बहुत कम था कि कोई गाड़ी मुझ पर से गुजर जाए। तकरीबन 10 मिनट बाद रेडियो पाकिस्तान की पुरानी इमारत की जानिब से एक कार नमूदार हुई। हेडलाइट्स की रोशनी सीधी मुझ पर पड़ी और जब कार सीधी आके मेरे करीब पहुंची और आहिस्ता हुई तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। कार में से उतरने वाला नौजवान कुछ देर मुझे हैरानी से देखता रहा। उसके साथ कार में एक लड़की या नौजवान औरत बैठी हुई थी। गाड़ी क्यों रोक ली? ख्वाह मुखा कोई मुश्किल ना गले पड़ जाए, वो सहम कर बोली। तुम ठहरो डार्लिंग। नौजवान ने उसे हाथ के इशारे से मना कर दिया। मैं देखता हूँ ये क्या गड़बड़ है। फिर उसने घुटनों के बल बैठकर मेरे हाथों और पैरों की रस्सियां खोलने से पहले मेरे मुंह में ठुंसा हुआ कपड़ा निकाला। मैंने एक तवील गहरी सांस ली। थैंक यू, मैंने कहा। मैं किसी फरिश्ता गैब के नमूदार होने का इंतजार कर रहा था। औरत ने फिर शोर मचाया, खातून से कह दीजिए परेशानी की कोई बात नहीं, बस मेरे हाथ खोल दीजिए और जाइए। फिर इस बात को भूल जाइए और इस एहसान को मैं याद रखूंगा। नौजवान कुछ नर्वस सा था। उसने फकत सर हिलाया और थोड़ी सी जिद्दोजहद के बाद मेरे हाथों को आज़ाद करने में कामयाब हो गया। उसकी बीवी या महबूबा आधी रात के वक्त इस सनसनीखेज मंजिल से खासी परेशान और दहशतज़दा थी और उसे बार बार मजबूर कर रही थी कि खुदा के लिए यहाँ से निकल चलो, मालूम नहीं ये क्या चक्कर है। मेरी बात सुनकर उसने यही बेहतर समझा कि वो जल्द अज जल्द चाहे वारदात से फरार हो जाए। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि मेरे साथ क्या हादसा पेश आया है और इस हरकत के जिम्मेदार कौन लोग हैं। बज़ाहिर मैं ना जख्मी था और ना बीमार कि वो मुझसे मजीद हमदर्दी का अमली मुजाहरा करने के लिए रुकता। मैंने उसका दोबारा शुक्रिया अदा किया और कार में बैठ के रुखसत हो गया। मैंने उम्दन रस्मी तकल्लुफ़ात से गुरेज किया, ना उसका नाम पूछा और ना उसे अपना नाम बताया। पैरों को आज़ाद करते ही मैं उठ खड़ा हुआ। करीब तरीन टेलीफोन रेडियो पाकिस्तान में था, मगर वहाँ दाखिला मुश्किल था। मैंने रस्सी को बाहर एक झाड़ी के पीछे फेंका और दरवाजे पर खड़े हुए पहरेदार से कहा कि मुझे एक इंतहाई ज़रूरी फ़ोन करना है। उसने पहले तो पसो पेश किया, ये सरकारी टेलीफोन है और आम लोगों के लिए नहीं है।
मगर मैंने कहा कि भैया एक मौत की खबर देना है, अगर तुम भी तो मुसलमान हो, तुम्हें भी तो मरना है हम सब की तरह। तो उसने मेरे साथ जाके करीब के एक ऑफिस का दरवाजा खोल दिया, लेकिन खुद मेरे सर पर सवार रहा। मैंने एम्बेसडर होटल का नंबर मिलाया और मोहसिन के कमरे की लाइन मांगी। मुझे उम्मीद थी कि वो जाग रहा होगा। पहली घंटी पर ही उसने रिसीवर उठा लिया। मोहसिन, मैंने कहा, मैं तुम्हारा मामा बोल रहा हूँ, सिकंदर बख्त। सिकंदर बख्त? मोहसिन ने चिल्लाकर कहा और जवाब में 2 नाकाबिले तहरीर गालियां थी जो चौकीदार ने नहीं सुनी। कहाँ मर गया था तू? बेटा मैं यहाँ रेडियो पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, मैंने गमजदा लहजे में उदास सूरत बना के कहा। रेडियो पाकिस्तान? मोहसिन ने कहा, अरे भाई ये रात 2 बजे कौन सी महफिल चल रही है? दिन में कोई मौका नहीं देता कि रात को गाने बैठ के आए, बेवक्त का राग। मालूम है मैं कितना परेशान हूँ, राबिया कितनी परेशान है। और हाँ बेटा, बड़ी परेशानी की बात है, अल्लाह भला करे ये रेडियो पाकिस्तान के संतरी साहब हैं, इन्होंने इजाजत दे दी कि तुमसे फोन पर बात करूं। वो सलामत शाह के चचा ससुर थे ना, मीर शराफत अली, वो फोत हो गए हैं। सिकंदर तू होश में तो है ना? मोहसिन की तशवीश में डूबी हुई आवाज आई। किसी ने कुछ खिला पिला दिया है या मारा है? नहीं सिकंदर, मीर शराफत अली साहब का वक्त पूरा हो गया था, मैंने कहा। बस बैठे बैठे छींक आई और जमीन पर गिरे और खत्म। अब तू ऐसा करके घर आ जा। हाँ, रेडियो पाकिस्तान से जरा आगे डेन साहब की कोठी से 3रा मकान। हाँ मैं वही हूँ। मैंने फोन बंद कर दिया। सिकंदर समझ गया था कि मेरा मकसद उसे बुलाना है और कोई बात ऐसी है जो मैं टेलीफोन पर नहीं कर सकता। चौकीदार ने मेरे शुक्रिया के जवाब में जोर से कालू इन्ना लिल्ला पढ़ा और दरवाजा बंद कर दिया। वो कुछ हैरान जरूर था कि वो बांजा कितना बड़ा है जिसे मैंने बड़े बूढ़ों की तरह बेटा कह के फोन किया था। मैं खुद बड़ा बूढ़ा कहाँ लगता था। बाहर आके मैंने वो रस्सी फिर उठा ली। सिकंदर आधे घंटे बाद नमूदार हुआ जब मैं एक दरख्त की ओट में खड़ा था। जरा देर पहले गश्त करने वाले 2 सिपाही गुजरे थे। अगर वो मुझे बेमकसद खड़ा देख लेते तो दफतन 109 में चालान करके हवालात पहुंचा देते। मोहसिन पैदल आया था। मैंने उसके साथ पैदल चलते हुए अपने अगवा की चौधरी दिलावर से मुलाकात की और वापसी की रुदात कम से कम अल्फाज में सुना दी। वो गौर से सुनता रहा और खामोशी से मेरे साथ स्टेशन की जानिब रवा रहा। स्टेशन के एक मामूली से होटल में बैठ के हमने वो चाय पी जो आम हालात में हमारा मैदा कभी कबूल ना करता, लेकिन इस वक्त यही गर्म चाय बड़ी नेमत साबित हुई। मोहसिन मेरे अगवा के बाद पहुंचा था और उसे हैरान परेशान काउंटर क्लर्क ने बताया कि चाबियां तो अभी कुछ देर पहले आप ले गए थे। मोहसिन को यह भी मालूम हुआ कि बाद में सिकंदर साहब ने कहा था कि खाने का और कॉफी का बिल कमरे में भिजवा दिया जाए, लेकिन वेटर बिल लेकर गया तो कमरे में कोई नहीं था। चुनाचे वो लौट आया। फिर क्लर्क खुद मोहसिन के साथ गया और जब मोहसिन को इत्मीनान हो गया कि उसकी कोई चीज गायब नहीं है तो उसने क्लर्क की ये दरख्वास्त कबूल कर ली कि इस बात का जिक्र मैनेजर से नहीं किया जाए। उसका उज़र काबिल कबूल था कि हम सब मुसाफिरों को सूरत से कहाँ पहचान सकते हैं, और फिर रश में से कोई भी आदमी इत्मीनान से किसी का नाम लेकर चाबी मांगे, चाबी मौजूद हो और नाम नंबर भी दुरुस्त हो, तो ये शुबा कैसे हो सकता है कि चाबी मांगने वाला गलत आदमी है। इसके अलावा चाबियां भी कमरे में मौजूद थी, जिसका मतलब ये निकाला जा सकता था कि किसी ने उम्दन शरारत की या करना चाहता था मगर किसी वजह से नाकाम लौट गया। बखैर गदिश्त वाली बात थी। मोहसिन ने कहा कि जाओ माफ किया, लेकिन बाद में कमरे के अंदर कोई टाइम बम फटे तो तुम भी मगफरत की दुआ करना। हवास बाग था। क्लर्क शुक्रिया अदा करके लौट गया था। मोहसिन को कभी अंदाजा ना हो सका कि मुझे इस कमरे से खाई जैक किया गया है। सोचने की बात यह है कि मोहसिन वो मुझे कालीन में लपेट कर कैसे ले गए। मैंने कहा वो काउंटर के सामने से गुजरे होंगे, किसी ने उनको देखा भी होगा, फिर उनको रोका क्यों नहीं किया। इसका जवाब सिर्फ एक हो सकता है, वो कालीन उनका अपना था और वो पहले से होटल के किसी कमरे में मौजूद मेरा इंतजार कर रहे थे। अब मैं साबित कैसे कर सकता हूँ कि कालीन के अंदर मैं था, और साबित करने का फायदा भी क्या। लेकिन मुझे दूसरी बात मालूम करना है, आखिर काफी में बेहोशी की दवा किसने मिलाई थी और किसकी मदद से मिलाई थी। इसमें मुझे किसी वेटर या किसी बावर्ची खाने के कारकुन का हाथ मालूम होता है जिसने पैसे के लालच में ये हरकत की या उस हरकत से चश्म पोशी की। होटल वाले कभी नहीं मानेंगे, मोहसिन ने कहा। उनकी नेक नामी मुतासर होती है, लेकिन मैं मालूम करके रहूंगा, इसलिए मैंने तुझे बुलाया, वरना आज़ादी के बाद तो मैं खुद भी होटल पहुंच सकता था। मेरे दिन में एक स्कीम है, अभी ड्यूटी पर वही लोग होंगे जो रात के वक्त थे। वेटर, क्लर्क, मैनेजर, सब की शिफ्ट सुबह 6 बजे से पहले खत्म नहीं हो सकती। अब तू एक काम कर, हम इकट्ठे चलते हैं, तू मुझे किसी गुमनाम गोशे में बांध के डाल देना और अपने कमरे में जाके सो जाना। अगर नींद ना आए तब भी लाइट ऑफ रखना, मैं अपनी वॉच और पर्स वगैरह सब तेरे हवाले कर दूंगा। ये क्या ड्रामा है ब्रदर। मोहसिन रजा ने सिगरेट निकाल के मुझे पेश किया। सालारे आजम, जरा सब्र और तहम्मुल से काम लीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैंने सिगरेट लेकर कहा, जो होगा आपके सामने आ जाएगा। बरादर निस्बती, वैसे किसी ड्रामे में कोई पार्ट नहीं ले सकता जिसके प्लाट का मुझे इल्म ना हो और अंजाम के बारे में इत्मीनान ना हो। मोहसिन ने कहा, अगर वो कोई तिब्बी हिमाकत हुई जिसे आप अपनी जानत समझ रहे हैं तो क्या होगा। अभी तो मैं सही मशवरा दे सकता हूँ, बाद में रोना फजूल होगा। मैंने बता दिया कि मेरा इरादा क्या है। प्लाट से मुतमईन होकर मोहसिन ने हाथ मल के मुसर्रत से कहा, वंडरफुल।
और मेरे एक दब रसीद किया। फिर हम दोनों ने कुछ और सैर की, यानी एम्बेसडर होटल तक मार्च किया। सुबह के 4:30 बज रहे थे और यही वक्त था जब हमें राबिया ने नहर के पुल पर से पिकअप किया था। मोहसिन ने इस ख्याल का इजहार किया कि हम अगर इसी तरह अलल सुबह सैर करते रहे तो खुदा हमें सेहत, अकल और दौलत सब अता करेगा। मैंने उसे याद दिलाया कि अंग्रेजी मुहावरे के मुताबिक अकलमंद, दौलतमंद और सेहतमंद बनने के लिए सुबह दम जागना ही नहीं, सरे शाम सो जाना भी जरूरी होता है। एम्बेसडर होटल में दाखिले के लिए हमने शरीफाना रास्ता इख्तियार नहीं किया। दरवाजे पर सैल्यूट करने वाला दरबान मौजूद था, जो हमें इतनी सुबह गलत समत से आते और गलत समत में जाते देखता तो शकूक में मुब्तला हो जाता। हमने एक दीवार फांदी और बागीचे में गिरे जहाँ इस वक्त कोई भी मौजूद ना था। थोड़ा सा सर्वे करने के बाद मैंने जाए वारदात तलाश की और बरअज़ा और रगबत लेट कर मोहसिन को मौका फराहम किया कि वो मुझे बांधे और मेरे मुंह में मेरा ही रुमाल भी ठोंसते। मोहसिन ने 2 मिनट में ये कार्रवाई मुकम्मल की और गायब हो गया। कमरे में पहुंचते उसे काउंटर क्लर्क को फोन करना था कि सिकंदर नाम के जो मेहमान उसकी मौजूदगी में आए थे और अपना बिल भिजवाने के लिए कह गए थे कि वो जाते वक्त कोई पैगाम दे गए थे, और क्लर्क का जवाब सुन के उसे हैरानी, परेशानी और तशवीश का इजहार करना था और सो जाना था। 5 बजने वाले थे। मुझे उम्मीद थी कि 6 बजे तक सुबह का उजाला नमूदार हो जाएगा और उसके बाद कोई ना कोई मुझे जरूर देख लेगा। लान पर लेटना मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुसूसन फूलों के दरमियान सुबह की शबनमी फजा में जो महक होती है, उसका मुकाबला कोई फ्रेंच परफ्यूम नहीं कर सकते। मगर इस हालत में लेटना एक मुख्तलिफ तजर्बा था जिसे कतई खुशगवार नहीं कहा जा सकता। मैंने खुद ही मोहसिन से कहा था कि रियायत ना बरते वरना ड्रामा हकीकी नहीं रहेगा। चुनाचे उसने मेरी मशकें यूं कसी थी जैसे फरमाने शाही पर मातूब खजरात की कसी जाती होंगी। इतना सख्त तो मुझे चौधरी दिलावर के चमचों ने भी नहीं बांधा था, लेकिन अब मुझे ये 1 घंटा उसी कसम परसरी और बेबसी की हालत में गुजारना था। उस रात का तजर्बा भी नोयत के एतबार से मुनफरिद था, सिवाय उनके जो मेरी जबान पर एतबार करते थे। कोई ये ना मानता कि मैंने ये रात कहाँ और कैसे गुजारी, ना कोई इस बात का गवाह था कि मुझे अगवा करके कैसे ले जाया गया था, और ना इस बात का शायद था कि चौधरी दिलावर से मेरी क्या बात हुई थी और किस माहौल में हुई थी। मैं फिर उसी होटल के कमरे में पहुंच जाता तो ये साबित ना होता कि मैं कमरे से गया था। मैं पुलिस को रिपोर्ट करता तो पुलिस मेरी रहनुमाई में मुल्तान रोड की उस कोठी तक जाती, लेकिन वहाँ कौन मिलता जो मेरी कहानी को सच मानता। अगर मुझे उस ट्रक का नंबर याद होता जिसमें कालीन ले जाया गया था और पुलिस उसे ढूंढ निकालती, तो वो ड्राइवर और क्लीनर कब तस्लीम करते कि कालीन में कोई आदमी भी था। वहाँ लेटे लेटे मैंने ये भी सोचा कि मुंदरी वाले टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे 1 रात पहले के वाकयात के बारे में कोई बात क्यों नहीं की। शायद अभी खुद उसे भी मालूम ना हो कि उसके साथ आने वाले 2 चमचे नहर में डूब मरे हैं। फुमांचू यानी मुंशी के और सलामत शाह के हशर का हवाला उसे धमकी के तौर पर जरूर दिया था। क्या इसका मतलब यह है कि सलामत शाह की लाश दरियाफ्त हो चुकी है और यह खबर भी फैल गई है? क्या मुंदरी वाले को इल्म है कि मैं लाश देख चुका हूँ? मगर उसे कैसी इल्म हो सकता है? शायद वो भी यही देखने गया हो कि लाश मौजूद है या गायब हो गई, और उसने मेरा सामान गायब पाया हो तो समझ गया हो कि मैं आया था। ये नामुमकिन था कि क्वार्टर में दाखिल होने वाला लाश दरियाफ्त ना करे। मैं ख्यालात की रूह में बहता जा रहा था कि कोई चीज धड़ाम से मुझ पर गिरी। अगर मैं बंधा हुआ ना होता तो उछल पड़ता और मेरा मुंह बंद होता तो मेरे हलक से कोई सदाए एहतजाज भी बुलंद होती, इस तरह जैसे मुझसे टकरा के सजदा रेज हो जाने वाले ने बुलंद की थी। वो होटल का ही कोई मुलाजिम था जो हाथ पर चाय की ट्रे उठाए ना जाने किसको बेड टी पहुंचाने के लिए शॉर्टकट से कहीं जा रहा था। ठोकर लगते ही ट्रे उसके हाथ से उड़ गई और बर्तन एक छन्नाके से बिखर गए। चमचे, कप और पीच जमीन पर फैल गए। एक कप मेरे सर पर लगा, चाय दानी मुझसे चंद फुट दूर ऊंधी हो गई और मेरे नथनों में बहती चाय की दिल नवाज खुशबू आई। या मेरे मौला, गिरने वाले ने संभल कर कहा और मुझे गौर से देखा। फिर उसने जोर से हू की। अगर रात का अंधेरा होता तो ये एक चीख बन जाती। वो समझता कि उसकी राह में कोई लाश हायल हो गई है, लेकिन मैं दीदे खोले उसे हैरानगी से देख रहा था। ओ भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? वो हकला के बोला। फिर उसे अपने अहमकाना सवाल का एहसास हुआ। मेरा मतलब है कि जनाब यहाँ क्यों पड़े हैं? किसने बांध के डाला है आपको? बदहवासी के बायस तमाम सवाल उसके लबों तक आ गए थे और उसे ये ख्याल नहीं रहा था कि मैं जवाब दे ही नहीं सकता। बकौले शायर, वहाँ लब पे लाख लाख सुखन इज़राब में, या खामशी मरी सब के जवाब में। उसका हाथ रस्सियों की तरफ बढ़ा, फिर मेरे मुंह की तरफ कपड़ा निकलते ही मैंने तीसरी बार सुकून का सांस लिया और खुदा का शुक्र अदा किया कि मुझे बहुत मुनासिब गवाह फराहम किया। यस थैंक यू। मैंने कहा, कौन हो तुम? अभी रस्सियां मत खोलो। जी मैं वेटर हूँ सर, अब्दुल। उसने मेरे तहमकाना लहजे से मरूब होकर कहा। अच्छा अब्दुल, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, जाओ अपने मैनेजर साहब को खामोशी से बुला लाओ फौरन। किसी और ने देखा तो होटल की बदनामी होगी। मैं इस होटल में मुकीम हूँ और काउंटर क्लर्क से कहो मिस्टर मोहसिन रजा को फौरन ले आए। यस यस सर। हवास गुम करदा अब्दुल ने दौड़ लगाई और चंद मिनट में मैनेजर के साथ आ पहुंचा। ये वही मैनेजर था जिससे मैंने गुज़िश्ता रात काफी देर से आने की शिकायत की थी। आप, ये क्या मामला है सर?
मैनेजर ने घुटनों के बल बैठ के परेशानी से इधर उधर देखा। देखो अब्दुल, कोई आ तो नहीं रहा? अगर आप बंदे रहने पर क्यों मुसर है? मैं ये चाहता था कि पहले तुम अपनी आंखों से देख लो। मैंने बरहमी से कहा, अब तुम मेरी रस्सियां खोल सकती हो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। तुम्हें क्या, मैं पुलिस को बताऊंगा, वो खुद मालूम कर लेंगे। हो गार्ड, मैनेजर ने मजीद परेशान होकर कहा, अब्दुल इंसाफ की, जल्दी रस्सियां खोलो। अभी वो दोनों रस्सियां खोल ही रहे थे कि मोहसिन और काउंटर क्लर्क आ पहुंचे। मिस्टर सिकंदर बख्त, मोहसिन ने चिल्लाकर कहा, ये क्या? प्लीज प्लीज जरा ऐसा। मैनेजर ने कहा, मेहमान जाग चुके हैं, कोई आ जाएगा। हो गार्ड, उसने आखिरी गांठ मोहसिन के साथ मिलकर खोली। आइए आइए मेरे ऑफिस में, वहाँ बताइए मुझे कब के क्या बात है। उसके बाद पुलिस की जरूरत महसूस होगी तो मैं खुद तलब कर लूंगा, मगर पहले मुझे ये पुलिस केस है। मोहसिन रजा ने चिराग पा होके कहा, मिस्टर सिकंदर बख्त रात को मुझसे मिलने आए थे, ये क्लर्क जानता है। इन्होंने खाना भी खाया था और कहा था कि बिल मेरे कमरे में भिजवा दिया जाए। इस आखिरी बात कर क्लर्क का रंग उड़ गया। यस सर, मुझे सब मालूम है, लेकिन अंदर चल के प्लीज, ये सीरियस मामला है। होटल की बदनामी होती है अगर कोई स्कैंडल बने। मैं आपको पूरी तरह मुतमईन करूंगा, जैसे आप चाहेंगे। मैनेजर ने कहा, मैं आपसे पूरी तरह ताउन करूंगा, आप मुझसे ताउन कीजिए। ये शुराफा का होटल है। आई एम वेरी सॉरी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 2 मिनट बाद हम मैनेजर के कमरे में बैठे थे। एयर कंडीशन कमरे में शीशे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ था, चुनाचे अंदर आवाज बाहर सुनाई ना देती थी। अब्दुल को काफी और सैंडविच लाने का हुक्म देकर उसने क्लर्क से कहा कि वो काउंटर संभाले और हमसे मुखातिब हुआ। यस सर, अब बताइए आपके साथ ये ज्यादती किसने की? मैनेजर, मैंने कहा, शायद तुम्हें याद होगा कि मैं तुम्हारे पास एक शिकायत लेकर आया था। यस, काफी आने में कुछ ताखीर का मसला था, उसने कहा, मगर काफी आ गई थी। उस काफी का जायका बहुत अजीब था। मैंने कहा, बिल्कुल जोशांदी की तरह। जोशांदा पिया है कभी? यस सर, मगर हम तो बेहतरीन काफी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हम लोगों की काफी हमेशा बहुत अच्छी होती है। कल उसके बजायका होने की वजह यह थी कि उसमें बेहोशी की दवा मिला दी गई थी। मैंने इत्मीनान से कहा। मैनेजर उछल पड़ा, बेहोशी की दवा? ये आप क्या कह रही हैं? ये नामुमकिन है, कतई नामुमकिन। हाँ, मैंने मेज पर हाथ मारा, मुझे काफी में बेहोशी की दवा दी गई थी। तुम चैलेंज करते हो तो मैं अभी पुलिस को रिपोर्ट करता हूँ, वो मुझे म्यू हॉस्पिटल भेज देंगे। वहाँ मेरे मेदे में मौजूद गजा का कीमियाई तज्जिया होगा तो ये साबित हो जाएगा कि नो सर। मैनेजर ने बुखला के कहा, मैं कतई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब था ये कैसे मुमकिन है। खैर मैं अभी पूछता हूँ, आप आगे आइए, बताइए उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद मुझे काउंटर क्लर्क ने बताया कि मिस्टर मोहसिन रजा आ गए हैं। उसने खुद मिस्टर मोहसिन रजा को चाबियां दी हैं। चुनाचे में ऊपर आ गया और कमरे में जाके बेहोश हो गया। मैंने कहा, मेरा मतलब है मुझ पर बेहोशी तारीख होने लगी। मैं रात को 11 बजे आया था तो काउंटर क्लर्क ने अपनी गलती तस्लीम की थी। वो मेरे साथ कमरे तक गया भी था, मगर मेरा नुकसान कोई नहीं हुआ था और चाबियां भी मौजूद थी, इसलिए मैंने शिकायत नहीं की। मोहसिन ने कहा, वो बेचारा मामूली क्लर्क है, मगर ये असूलन गलत है। मैनेजर ने एक बटन दबाया और काउंटर क्लर्क को इंटरकॉम पर बात करके तलब किया। देखिए ना, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा हुआ, लेकिन फर्ज कीजिए वो चाबियों को प्रिंट ले गए, या फर्ज कीजिए वो टाइम बम लगा जाते, आपको रिपोर्ट करना चाहिए थी। फर्ज करने की बात छोड़ो, मैंने कहा, जो हुआ है उसकी बात करो। कमरे में 2 अफराद मौजूद थे, वो मुझे एक कालीन में लपेटकर बाहर ले गए। मैं नहीं जानता वो कौन लोग थे, मगर काउंटर क्लर्क ने उनको यकीनन देखा होगा। एक कालीन जिसमें सालम आदमी लेटा हुआ हो, मामूली सा पार्सल नहीं होता कि कोई जेब में डाल के गुजर जाए। मैनेजर ने फिर इंटरकॉम का बटन दबाया। यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें बरतरफ नहीं करूंगा, गोली मार दूंगा। अभी तक आए नहीं तुम? बाहर एक ट्रक था। मैंने अपनी बात जारी रखी। कालीन ट्रक में रखा गया, वो ट्रक मुझे ले गया। मालूम नहीं कहाँ, उस वक्त तक मुझे कुछ होश था। दोबारा होश में आने पर मैंने देखा कि मैं होटल के बागीचे में लेटा हूँ। मेरी जेब में 10,000 रुपए थे जो अब नहीं है, इलावा वाच के और कुछ रकम के जो पर्स में थी, तकरीबन 50-60 रुपए। मुझे शक है इस डकैती में वो वेटर शामिल था जिसने मुझे 24 नंबर टेबल पर सर्व किया था। क्या? मैनेजर एकदम उठा और फिर बैठ गया। मेरे आखिरी जुमले का असर बिजली के झटके से कम नहीं हुआ था। 24? यस, मुझे याद है, आपने 24 नंबर टेबल की तरफ इशारा किया था। ओ गॉड, ये सब क्या है? वो तो गायब है, बिल्कुल गायब है। काउंटर क्लर्क मुजरिमों की तरह अंदर दाखिल हुआ और सर झुका के खड़ा हो गया। उसी वक्त अब्दुल काफी और सैंडविच लेकर अंदर आया। गायब है? मैंने कहा, क्या मतलब? अब्दुल 24 नंबर टेबल पर रात कौन था? मतलब ये कि वो इस वाक़े के फौरन गायब हो गया, बगैर बताए क्यों चला गया? मैनेजर ने सर थाम के कहा, तुम जाओ। उसने अब्दुल को इशारा किया, फिर वो क्लर्क पर बरस पड़ा। गधे नालायक आदमी को देखे बगैर चाबी थमा दी। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। कौन थे वो? होटल ही में डकैती, माय गुडनेस, किसी भी मेहमान के कमरे में जो चाहे घुस जाएगा। मेरा ख्याल इसका कसूर नहीं, मोहसिन ने कहा। उस वक्त रश था, मैं कल ही आया हूँ, ये मुझे पहचानता नहीं। काउंटर क्लर्क ने शुक्रगुजार होकर मोहसिन रजा को देखा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ सर, और आइंदा भी नहीं होगा। ये बताओ, तुम्हारे सामने से कोई कालीन लेकर गुजरा था? लिपटा हुआ कालीन? मैनेजर ने कहा। काउंटर क्लर्क बोला, एक साहब सुबह आए थे,
दोपहर को शॉपिंग के लिए ले गए तो कारपेट खरीद के लाए थे। ऊपर कमरा नंबर 310 में पहुंचाया था। वो रात को कमरा खाली करके गए थे। जाते वक्त कालीन भी ले गए थे। 4 अफराद ने उठा रखा था। वो किसी ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर थे। 2 का चेहरा मैंने नहीं देखा, कालीन के दूसरी तरफ था। मेरी कहानी वाकयात की शहादत और गवाहों के बयान से दुरुस्त साबित हो रही थी। अच्छा तुम जाओ, मैनेजर ने काउंटर क्लर्क से कहा। इस बार साहब के कहने पर माफ किया और जरा चौकीदार को बुलाओ और देखो वो शरीफ कहाँ है जो रात को 24 नंबर टेबल पर था। उसका कुछ पता चला, किसी को उसके घर भेजो। बाद में चौकीदार ने भी तस्दीक कर दी कि एक ट्रक में खासा बड़ा लिपटा हुआ कालीन ले जाया गया था, लेकिन उसने ट्रक का नंबर वगैरह नोट करने की जरूरत नहीं महसूस की। वो वेटर जिसका नाम शरीफ था बदस्तूर गायब था और हैरानी की बात यह थी कि जब वो किसी को कुछ बताए बगैर गया था तो किसी ने उसको जाते हुए भी नहीं देखा था। उसके यूं चले जाने से सर्विस में खलल पड़ा था तो मैनेजर बरम हुआ था और उसने सबसे पूछा था, लेकिन किसी को कुछ मालूम होता तो बताता। न उसका कोई मेहमान आया था ना पैगाम, और आता भी तो वो इतना गैर जिम्मेदार बहरहाल नहीं था कि ड्यूटी पर लानत भेज के चल पड़ता। मैंने मैनेजर को मशवरा दिया कि बाहर की बजाय शरीफ वेटर को अंदर ही तलाश किया जाए और अगर कमरा नंबर 310 खाली है तो उसके बाथरूम में भी झांक लिया जाए। मैनेजर ने तशवीश से मेरी तजवीज पर गौर किया। एक बार फिर काउंटर क्लर्क को तलब किया और उसे मुकम्मल राजदारी के साथ कमरा नंबर 310 का जायजा लेने का और फिर खामोशी से रिपोर्ट देने का हुक्म दिया। मुझे भी अब दाल में काला नजर आने लगा है। वो जो आपको ले गए थे उन्होंने वेटर शरीफ की वर्दी पहन ली, फिर काफी में दवा मिलाई, अपने कालीन में आपको लपेटा और मगर सवाल ये है सर कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उसने काफी के साथ सैंडविच आगे बढ़ाए। क्या अब भी शक की गुंजाइश है? मैंने कहा। वो मुझे लूटना चाहते थे। लूटने का ये तरीका बहुत अजीब और जरा मुश्किल है। खुदा न खासा आपके कोई दुश्मन तो नहीं थे? वो बोला। दुश्मन होते तो मुझे जिंदा छोड़ते। मैंने कहा। मैं ना किसी कबीले का सरदार हूँ, ना सियासी लीडर, ना बदमाश। मेरा दुश्मन कौन होगा? ये सिर्फ डकैती की मुनज़्ज़म वारदात थी। उन्होंने सोचे समझे मंसूबे के तहत काम किया। शायद उनका तरीका वारदात ही ये होगा। ये केस बहुत संगीन है और पुलिस को नहीं, स्पेशल पुलिस को इसकी तहकीकात करना चाहिए। आदमी खता का पुतला है। कौन जाने वेटर शरीफ या कोई और उनसे मिल गया हो। लालच बुरी बला है। अमूमन घर के बेदी लंका ढाते हैं। मैनेजर बड़े इसरार से नफी में सर हिला चुका था। वेटर शरीफ वाकई शरीफ है, पुराना आदमी है और हम आदमी देख कर रखते हैं। होटल के अमले का कोई रुकन ये जुरात नहीं कर सकता। पुलिस खुद मालूम कर लेगी। मैंने बेपरवाही से कहा। बाज़ औक़ात अंदाजे गलत हो जाते हैं। देखिए यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। मैनेजर ने जल्दी से कहा। पुलिस इस मसले को हल नहीं कर सकती। आपके लिए और मेरे लिए मजीद परेशानी का बायस बन सकती है। वो बदमाश तो गए, पुलिस उन्हें कहाँ तलाश कर सकेगी? आप तो जानते हैं पुलिस वाले कितने बदनाम हैं। खुद मुजरिमों की सरपरस्ती करते हैं। बफर्दे महाल पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तब भी माल कहाँ बरामद होगा और हुआ तो आपको कहाँ मिलेगा? नो सर, मैं जाती तौर पर इसके हक में नहीं हूँ कि पुलिस को रिपोर्ट की जाए। वो तो शरीफ वेटर को ही नहीं, काउंटर क्लर्क को भी पकड़ कर ले जाएंगे। बेचारा मामूली क्लर्क है और पुलिस तो आदमी उठाती है। वो मुझे भी ले जाएंगे। बावर्ची खाने वालों को भी उठा लेंगे। जितने आदमी पकड़े जाएंगे उतना ही उनका फायदा होगा। वो सबको हस्बे हैसियत जूते मार के और पैसा लेकर छोड़ देंगे और केस दाखिले दफ्तर कर देंगे। मगर इस पकड़ दकड़ में होटल की कितनी बदनामी होगी और मालिक को इल्म होगा तो मुसीबत हम पर नाज़िल होगी। आप अगर इत्तफाक करें तो मेरी एक तजवीज़ है। बामी मुफाद की बात है। मैं आपका सब नुकसान पूरा कर देता हूँ। कितनी रकम थी? 10,000। वाच और पर्स की रकम मिला के मजीद 1,000, कुल 11,000। अगर मैं चेक पेश कर दूं और जो परेशानी मुझे उठाना पड़ी, लाकानूनियत, गुंडागर्दी और बदनज़मी के बायस मैंने मेज पर हाथ मारा। वो मैं उस पर माफी का ख्वाहिशगार हूँ और बेहद शर्मिंदा हूँ। बस यही खत्म कीजिए। मैनेजर ने कहा। आपके क़यामो ताम के तमाम इखराजात हमारे ज़िम्मे। जब तक आपका दिल चाहे रहिए। मैं आपको दूसरा बेहतर कमरा देता हूँ, पूरा सूट। यही तो मुसीबत है। मैंने गोया उसकी मजबूरी के सामने हथियार डालते हुए कहा। आप जैसे लोग बदनामी के खौफ से पुलिस केस नहीं बनने देते और वो बदमाश इस कमजोरी से फायदा उठा रहे हैं। अब किसी और होटल में चले गए होंगे। पाकिस्तान में 1,000 होटल तो होंगे, सब में वारदात करेंगे। खबर एक भी नहीं आएगी, सब कहेंगे आज तक ऐसा नहीं हुआ। वो तो ठीक है सर, लेकिन हमारी मजबूरी भी देखिए। सारा कारोबार मुतासर होता है और फिर ये अखबारात वाले जो सिर्फ सनसनीखेज खबरें छापते हैं। खैर मैं चेक पेश करता हूँ। उसने खट से दरवाजा खोलकर चेक बुक निकाली और 11,000 की रकम का चेक बना के मुझे पेश किया, जिसे मैंने मोहसिन की तरफ देखकर बादले नख्वासा और कदरे तामिल के साथ कबूल किया। मैनेजर हमारा बहुत एहसानमंद भी हुआ, मगर मैं जानता था कि इतनी बड़ी वारदात पर अपनी समझ बूझ के बायस पर्दा डाल देने के इनाम वो मालिक से वसूल करेगा और मालिक उसकी मामला फहमी और तदब्बुर का मजीद कायल हो जाएगा कि 11,000 में होटल की साख बचा ली।
मैंने चेक जेब में रखा ही था कि काउंटर क्लर्क एक यूं कमरे में आया जैसे उसके ताकुब में भूत हो। वो मुश्किल तमाम उसने बताया कि वेटर शरीफ वाकई कमरा नंबर 310 के बाथरूम में सो रहा है, बेहोश पड़ा है या वफात पा चुका है। वर्दी ऊपर लटक रही है और खुद नीचे लेटा है।